भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम हमारे देश के प्रख्यात वैज्ञानिक थे जो भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति रह चुके हैं। जब डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति चुना गया था तो उनके स्वागत के लिए जोरों शोरों से तैयारियां की गई थी। राष्ट्रपति भवन को खूबसूरती से सजाया गया था। वहीं ये तमाम तैयारियां इसलिए चल रही थी क्योंकि देश के नए राष्ट्रपति का सामान ठीक से भवन में रखा जा सके। लेकिन इस बात को काफी कम लोग जानते हैं कि जब अब्दुल कलाम वहां पहुंचे तो सिर्फ 2 सूटकेस लेकर पहुंचे थे। एक सूटकेस में उनके कपड़े तथा दूसरे में उनकी प्रिय किताबें थी। अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर ज़ैनुल अब्दीन अब्दुल कलाम था। वे भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे हैं। वे एक गैर राजनीतिक व्यक्ति रहे हैं, फिर भी विज्ञान की दुनिया में चमत्कारिक प्रदर्शन के कारण इतने लोकप्रिय रहे कि देश ने उन्हें सिर माथे पर बैठा लिया तथा सर्वोच्च पद पर आसीन कर दिया। एक वैज्ञानिक का राष्ट्रपति पद पर पहुंचना पूरे विज्ञान जगत के लिए सम्मान तथा प्रतिष्ठा की बात है। कहते हैं कि जो व्यक्ति किसी क्षेत्र विशेष में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करता है उसके लिए दूसरे क्षेत्रों में सब कुछ आसान और सहज हो जाता है। डॉक्टर कलाम इस बात का सबसे अच्छा उदाहरण है। भारत को अंतरिक्ष में पहुंचाने तथा मिसाइल क्षमता प्रदान करने का श्रेय डॉक्टर कलाम को जाता है। इनके द्वारा सफलतापूर्वक विकसित अग्नि और पृथ्वी जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों ने राष्ट्र की सुरक्षा को मजबूती प्रदान की। डॉक्टर कलाम अविवाहित नागरिक हैं और उनकी जीवन गाथा किसी रोचक उपन्यास के नायक की कहानी से कम नहीं है। चमत्कारिक प्रतिभा के धनी डॉक्टर कलाम का व्यक्तित्व इतना उन्नत है कि वह सभी धर्म, जाति एवं संप्रदायों के व्यक्ति नजर आते हैं। वे एक ऐसे सर्वस्वीकार्य भारतीय हैं जो देश के सभी वर्गों के लिए एक आदर्श बन चुके हैं। विज्ञान की दुनिया से होकर देश का प्रथम नागरिक बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। एक पुरानी घटना है, जब साल 2005 में पाकिस्तान के जनरल परवेज मुशर्रफ भारत आए तब वो तत्कालिक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ साथ राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम से भी मिले। मुलाकात से एक दिन पहले जब कलाम के सचिव पीके नायर इनके पास गए और उन्होंने बताया कि मुशर्रफ जरूर कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे, आपको इसके लिए तैयार रहना चाहिए। इस पर कलाम एक क्षण के लिए ठिठके और कहा, इसकी चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। अगले दिन ठीक 30 मिनट तक चली अब्दुल कलाम और मुशर्रफ की मुलाकात में मुशर्रफ ने सिर्फ कलाम की सुनी। कलाम उनको संक्षेप में पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन फैसिलिटीज टू रूरल एरियाज कॉन्सेप्ट का मतलब समझाते रहे और बताते रहे कि आने वाले 20 सालों में दोनों देश इसे कैसे हासिल कर सकते हैं। वहीं मुलाकात के 30 मिनट पूरे होने के बाद मुशर्रफ ने कहा, धन्यवाद राष्ट्रपति महोदय, भारत काफी भाग्यशील है कि उसके पास आप जैसा एक वैज्ञानिक राष्ट्रपति है। इतनी महत्वपूर्ण व्यक्ति के बारे में कुछ कहना सरल नहीं है। वेशभूषा, बोलचाल के लहजे, अच्छे खासे सरकारी आवास को छोड़कर हॉस्टल व सादगीपूर्ण जीवन, ये बातें उनके संपर्क में आने वाले व्यक्ति पर एक सम्मोहन प्रभाव छोड़ती हैं। डॉक्टर कलाम एक बहुआयामी व्यक्ति के धनी हैं। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, देश के विकास और युवा मस्तिष्कों को प्रज्वलित करने में अपनी भूमिका के साथ साथ वे पर्यावरण की चिंता भी खूब करते थे। साहित्य में रुचि रखते थे, कविता लिखते थे, वीणा बजाते थे तथा अध्यात्म से बहुत गहरे जुड़े हुए थे। डॉक्टर कलाम ने अपने काम के प्रति जबरदस्त दीवानगी थी। उनके लिए कोई भी समय काम का समय होता है। वह अपना अधिकांश समय कार्यालय में बिताते थे। देर शाम तक विभिन्न कार्यक्रमों में डॉक्टर कलाम की सक्रियता तथा स्फूर्ति काबिल तारीफ है। ऊर्जा का ऐसा प्रवाह केवल गहरी प्रतिबद्धता तथा समर्पण से ही आ सकती है। डॉक्टर कलाम खान पान में पूर्णतः शाकाहारी व्यक्ति थे। वे मदिरापान से बिल्कुल परहेज करते थे। उनका निजी जीवन अनुकरणीय है। डॉक्टर कलाम की याददाश्त बहुत तेज थी। डॉक्टर कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वर कस्बे में एक मध्य वर्गीय तमिल परिवार में हुआ था। उनके पिता ज़ैनुल अब्दीन की कोई बहुत अच्छी औपचारिक शिक्षा नहीं थी और ना ही कोई बहुत धनी व्यक्ति थे। इसके बावजूद वे बुद्धिमान थे और उनकी उदारता की सच्ची भावना थी। उनकी माँ आयासी अम्मा उनके जीवन की आदर्श थी। वे लोग अपने पुश्तैनी घर में रहते थे जो कि 19वीं शताब्दी के मध्य बना था तथा रामेश्वर में प्रसिद्ध शिव मंदिर में महज 10 मिनट की दूरी पर स्थित मस्जिद वाली गली में था। इनके पिताजी एक स्थानीय ठेकेदार के साथ मिलकर लकड़ी की नौकाएं बनाने का काम करते थे जो हिंदू तीर्थयात्रियों को रामेश्वर से धनुषकोटी ले जाती थी। डॉक्टर कलाम को अपने पिताजी से विरासत के रूप में ईमानदारी, आत्मनुशासन तथा माँ से ईश्वर से विश्वास और करुणा का भाव मिला। अब्दुल कलाम ने बचपन में लालटेन की रोशनी से पढ़ाई की। इन्हें परिवार में सबसे अधिक स्नेह प्राप्त हुआ क्योंकि यह परिवार के सबसे छोटे थे। पहले घरों में लाइट वगैरह नहीं हुआ करती थी। केरोसिन तेल के दीपक जला करते थे जिनका समय रात्रि 7 से 9 तक नियत था। लेकिन वह अपनी माता के अतिरिक्त स्नेह के कारण पढ़ाई करते हुए रात के 11 बजे तक दीपक का उपयोग करते थे। अब्दुल कलाम मदरसे में पढ़ने के बाद सुबह रामेश्वर के रेलवे स्टेशन और बस अड्डे पर जाकर समाचार पत्र एकत्र करते थे। अब्दुल कलाम अखबार लेने के बाद रामेश्वरम शहर की सड़कों पर दौड़ दौड़ कर सबसे पहले इसका वितरण करते थे। बचपन में ही आत्मनिर्भर बनने की तरफ उनका यह पहला कदम था। राष्ट्रपति
कलाम सादगी, मितव्ययिता और ईमानदारी जैसे इन गुणों की मिसाल थे जो आज के राजनीतिक परिदृश्य से दुर्लभ हो गए हैं। एक बार कलाम का पूरा परिवार उनसे मिलने आया। वे कुल 52 लोग थे, जिनमें उनके 90 साल के बड़े भाई से लेकर अब उनकी 1.5 साल की परपोती भी शामिल थी। स्टेशन में से सभी को राष्ट्रपति भवन लाया गया, जहां वह 8 दिन तक भवन में रुके। इनके आने जाने से लेकर खाने पीने तक, यहाँ तक कि एक प्याली चाय का खर्च भी कलाम ने अपनी जेब से दिया। इतना ही नहीं, कलाम ने अपने अधिकारियों को भी साफ तौर पर बोल दिया था कि इन मेहमानों के लिए राष्ट्रपति भवन की कारें इस्तेमाल नहीं की जाएंगी। रिश्तेदारों के खाने पीने के सारे खर्च का ब्यौरा अलग रखा गया और जब सभी वापस चले गए तब कलाम ने अपनी निजी खाते से 3,52,000 रुपए का चेक काटकर राष्ट्रपति कार्यालय को भेज दिया था। राष्ट्रपति कलाम की प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वर के प्राइमरी स्कूल से प्रारंभ हुई। इसके बाद आगे की स्कूली शिक्षा उन्होंने रामनाथपुरम के हाई स्कूल से प्राप्त की। उनके शिक्षक अय्यादुरै सोलोमन कहा करते थे कि जीवन में सफल होने और नतीजों का हासिल करने के लिए तुम्हें 3 प्रमुख बातों का समझना चाहिए: इच्छा, आस्था और आशा। इसलिए हाई स्कूल से पढ़ाई पूरी करने के बाद वे सफलता हासिल करने के प्रति आत्मविश्वास से सराबोर छाते थे। उन्होंने आगे पढ़ाई करने का फैसला कर लिया। उन दिनों उन्हें व्यावसायिक शिक्षा की संभावनाओं के बारे में जानकारी तो थी नहीं, लेकिन इन्होंने 1950 में इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए तिरुचिरापल्ली के सेंट जोसेफ कॉलेज में बीएससी में दाखिला ले लिया। बीएससी पूरा करने के बाद उन्होंने एक महसूस किया कि भौतिकी इनका बहुत प्रिय विषय नहीं है, इसलिए उन्हें अपना सपना पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। फिर उन्होंने दक्षिण भारत में तकनीकी शिक्षा के लिए मशहूर एक विशेष संस्थान मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में दाखिला ले लिया। MIT में उड़ान संबंधी मशीनों की विभिन्न कार्य प्रणालियों को समझाने के लिए नमूने के तौर पर रखे गए 2 विमानों ने इन्हें काफी आकर्षित किया। इन्होंने पहला साल पूरा करने के बाद वैमानिकी यानी एरोनॉटिकल इंजीनियर को अपने विशेष विषय के रूप में चुन लिया। स्नातक के बाद वे MIT से एक प्रशिक्षु के रूप में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL बेंगलोर चले गए। यहाँ उन्होंने टीम के एक सदस्य के रूप में विमान के इंजनों का अनुरक्षण कर काम किया। यहाँ इन्होंने दोनों तरह से इंजनों, पिस्टन इंजन और टरबाइन इंजन पर काम किया। इसके साथ ही उन्होंने रेडियल इंजन तथा ड्रम ऑपरेटरों में भी प्रशिक्षण प्राप्त किया। जब वे HAL से एक वैमानिकी इंजीनियर बनकर निकले तो उनके पास नौकरी के 2 अवसर थे। ये दोनों उनके वर्षों पुराने उड़ान के सपने को पूरा करने वाले थे। एक अवसर भारतीय वायुसेना का था, दूसरा रक्षा मंत्रालय के अधीन तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय का था। उन्होंने दोनों जगहों पर साक्षात्कार दिया। वे रक्षा मंत्रालय के तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय में चुन लिए गए। सन 1958 में उन्होंने 250 रुपए के मूल वेतन पर निदेशालय के तकनीकी केंद्र में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद का काम संभाल लिया। निदेशालय में नौकरी के पहले साल के दौरान उन्होंने ऑफिसर इंचार्ज R वरदराजन की मदद से एक अल्ट्रासोनिक लक्ष्य भेदी विमान का डिजाइन तैयार करने में सफलता हासिल कर ली। विमानों के रखरखाव का अनुभव हासिल करने के लिए उन्हें एयरक्राफ्ट एंड अपार्टमेंट टेस्टिंग यूनिट कानपुर भेजा गया। उस समय वहां MK फर्स्ट विमान के परीक्षण का काम चल रहा था। इसकी कार्य प्रणालियों के मूल्यांकन को पूरा करने के काम में उन्होंने भी हिस्सा लिया। वापस आने पर उन्हें बेंगलोर में स्थानीय वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान में भेज दिया गया। वहां ग्राउंड इक्विपमेंट मशीन के रूप में स्वदेशी एयरक्राफ्ट का डिजाइन तथा विकास करने के लिए एक टीम बनाई गई। वैज्ञानिक सहायक के स्तर पर इसमें 4 लोग शामिल थे, जिसका नेतृत्व करने का कार्यभार निदेशक डॉक्टर OP मेदिरत्ता ने डॉक्टर कलाम को सौंपा। उड़ान में इंजीनियरिंग मॉडल शुरू करने के लिए इन्हें 3 साल का वक्त दिया गया। भगवान शिव के वाहन के प्रतीक के रूप में इस होवरक्राफ्ट को नंदी नाम दिया गया। कालांतर में इन्हें इंडियन कम्युनिटी फॉर स्पेस रिसर्च की ओर से साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। इनका साक्षात्कार अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई ने खुद किया था। इस साक्षात्कार के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति ने रॉकेट इंजीनियर के पद पर उन्हें चुन लिया गया। इन्होंने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में कंप्यूटर केंद्र में अपना काम शुरू कर दिया। सन 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति ने केरल में त्रिवेंद्रम के पास थुम्बा नामक स्थान पर रॉकेट प्रशिक्षण स्थापित करने का फैसला लिए। थुम्बा को इस केंद्र के लिए सबसे उपयुक्त स्थान के रूप में चुना गया क्योंकि यह स्थान पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष के सबसे करीब था। इसके बाद शीघ्र ही डॉक्टर कलाम को रॉकेट प्रशिक्षण से जुड़ी तकनीकी बातों का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्टर यानी नासा भेजा गया। यह प्रशिक्षण 6 महीने का था। जैसे ही डॉक्टर कलाम नासा से लौटे 31 नवंबर 1963 को भारत का नाइक अपाचे नाम का पहला रॉकेट छोड़ा गया। यह साउंडी रॉकेट नासा में ही बना था। डॉक्टर साराभाई ने
परियोजना के लिए डॉक्टर कलाम को प्रोजेक्ट लीडर नियुक्त किया। डॉक्टर कलाम के विशेष वित्तीय शक्तियां प्रदान की गई थी। इनके जीवन का पहला बड़ा अवसर तब आया जब डॉक्टर कलाम को भारत के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV परियोजना का प्रबंधक बनाया गया। परियोजना प्रमुख के रूप में नामांकित करना एक सम्मान भी था और चुनौती भी थी। सभी गतिविधियों में तालमेल बैठाना और टीम का कुशल नेतृत्व करना डॉक्टर कलाम के लिए एक चुनौती थी। अंततः कड़ी मेहनत के बाद 18 जुलाई 1980 को सुबह 8:03 पर श्रीहरिकोटा रॉकेट क्षेत्र से SLV-3 ने उड़ान भरी। इस परियोजना की सफलता ने डॉक्टर कलाम को राष्ट्रीय पहचान दी। इस उपलब्धि के लिए उन्हें भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1981 को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। उन दिनों रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला में एक ऐसे नेतृत्व की जरूरत थी जो कार्य को गति प्रदान कर सके तथा मिसाइलों के विकास का काम तेजी से आगे बढ़ सके। प्रोफेसर राजा रमन्ना ने डॉक्टर कलाम के सामने गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को अपने हाथ में लेने का प्रस्ताव रखा। इस चुनौतीपूर्ण प्रस्ताव को डॉक्टर कलाम ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। फरवरी 1982 में डॉक्टर कलाम को DRDL का निदेशक नियुक्त किया गया। इसी समय अन्ना विश्वविद्यालय मद्रास ने उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस की मानद उपाधि से सम्मानित किया। एरोनॉटिकल इंजीनियर में डिग्री हासिल करने के करीब 20 साल बाद यह मानद उपाधि डॉक्टर कलाम को प्राप्त हुई। डॉक्टर कलाम ने रक्षा मंत्री के तत्कालीन वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर BS अरुणाचलम ने मार्गदर्शन में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम का प्रस्ताव तैयार किया। स्वदेशी मिसाइल का विकास के लिए एक स्पष्ट और सुपरिभाषित मिसाइल कार्यक्रम तैयार करने का उद्देश्य डॉक्टर कलाम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई। वर्ष 1990 के गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्र ने अपने मिसाइल कार्यक्रम की सफलता पर खुशी मनाई और डॉक्टर कलाम और डॉक्टर अरुणाचलम को भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अक्टूबर 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO के महानिदेशक के रूप में डॉक्टर कलाम को अनुसंधान व विकास के सभी प्रयोगशालाओं का मार्गदर्शन करने के लिए और परियोजनाओं की प्रगति पर निगरानी रखने का संपूर्ण दायित्व प्राप्त हुआ। उन्हें सन 1997 में भारत रत्न की उपाधि प्रदान की गई। भारत ने 11 तथा 13 मई 1998 में राजस्थान के पोखरण में दूसरी बार कुल 5 सफल परीक्षण किए थे। डॉक्टर कलाम ने अपनी समस्त ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण की दिशा में लगाने के लिए दिसंबर 1999 में DRDO को छोड़ने का फैसला किया। क्योंकि पद की सीमाएं उन्हें रोकती थी, परंतु सरकार उन्हें छोड़ना नहीं चाहती थी। उन्हें इंडिया मिलेनियम मिशन नामक परियोजना में अपनी विजन 2020 को कार्यान्वित करने के लिए कहा गया। उन्हें भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया और भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार का पद दिया गया। वे 2001 तक इस पद पर रहे। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार के रूप में नामांकित किए जाने का सभी ने स्वागत किया। 18 जुलाई 2002 को संपन्न हुए चुनाव में डॉक्टर कलाम 90% मतों के भारी बहुमत से भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए। उन्हें 25 जुलाई 2002 को संसद भवन के अशोक हॉल में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। उनका कार्यक्रम 25 जुलाई 2007 को समाप्त हुआ। अपने अंतिम दिनों तक डॉक्टर कलाम काशी हिंदू विश्वविद्यालय, भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद और भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर में आगंतुक प्रोफेसर बने हुए थे। साथ ही भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम में कुलाधिपति तथा अन्ना विश्वविद्यालय चेन्नई में एरो इंजीनियरिंग के प्राध्यापक के पद पर भी नियुक्त थे। डॉक्टर कलाम बातचीत में बड़े विनम्र स्वभाव के थे। अपनी बात को बड़ी सरलता तथा साफ गोई से सामने रखते थे। अपनी बातों में हास्य का पुट होता था, लेकिन बात बहुत सटीक तौर पर करते थे। डॉक्टर कलाम सभी मुद्दों पर मानवीयता की कसौटी पर परखते थे। इनके लिए जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय मायने नहीं रखते थे। वे सर्वधर्म स्वभाव के प्रतीक थे। वह इंसान के जीवन को ऊंचा उठाना चाहते थे, उसे बेहतरी की ओर ले जाना चाहते थे। इनका मानवतावाद मनुष्यों की समानता के आधारभूत सिद्धांत पर आधारित है। 25 जनवरी 2002 को शाम को भारत के राष्ट्रपति का सर्वोच्च पद संभालने के दिन घटित एक घटना ने इसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। उस दिन राष्ट्रपति भवन में एक प्रार्थना सभा आयोजित की गई थी, जिसमें रामेश्वर मस्जिद के मौलवी, रामेश्वर मंदिर के पुजारी, सेंट जोसेफ कॉलेज के फादर रेक्टर तथा अन्य लोगों ने भाग लिया। इनके बारे में जो पहलू सबसे कम प्रचारित है वह उनकी उदारता और परोपकार की भावना है। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें बहुत लोकप्रिय रही हैं। वे अपनी किताबों की रॉयल्टी का अधिकांश हिस्सा स्वयंसेवी संस्थाओं में मदद के तौर पर दे दिया करते थे। मदर टेरेसा द्वारा स्थापित सिस्टर्स ऑफ चैरिटी इनमें से एक है। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं।
इनमें से कुछ पुरस्कारों के साथ नगद राशियां भी थी। वह उन पुरस्कार राशियों को परोपकार के कार्यों में अलग अलग जगह लगा किया करते थे। जब जब देश में प्राकृतिक आपदाएं आई तब तब डॉक्टर कलाम की मानवता और करुणा निखर कर सामने आई। वह अन्य मनुष्यों के कष्ट तथा पीड़ा के विचार मात्र से दुखी हो जाते थे। यह प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने के लिए DRDO के नियंत्रण में मौजूद सभी संस्थानों को एकत्रित करते थे। जब वे रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन में कार्यरत थे तो उन्होंने हर राष्ट्रीय आपदा में विभाग की ओर से बढ़ चढ़कर राहत को मदद की। डॉक्टर कलाम ने विंग्स ऑफ फायर इग्नाइटेड माइंड्स जैसे कई सुप्रसिद्ध किताबें लिखी हैं। डॉक्टर कलाम को अनेक सम्मान और पुरस्कार मिले, जिनमें शामिल है इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग का नेशनल डिजाइन अवार्ड, एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का डॉक्टर बीरेन स्पेस अवार्ड, एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया का आर्यभट्ट पुरस्कार, विज्ञान के लिए GM मोदी पुरस्कार, राष्ट्रीय एकता के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार। वर्ष 2005 में स्विट्जरलैंड की सरकार ने डॉक्टर कलाम को स्विट्जरलैंड आगमन के उपलक्ष्य में 26 मई को विज्ञान दिवस घोषित किया। नेशनल स्पेस सोसाइटी ने वर्ष 2013 में इन्हें अंतरिक्ष विज्ञान संबंधी परियोजनाओं के कुशल संचालन और प्रबंधन के लिए वॉन ब्राउन अवार्ड से पुरस्कृत किया। 27 जुलाई 2015 को शाम अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलोंग में रहने योग्य ग्रह पर एक व्याख्यान दे रहे थे जब उन्हें जोरदार कार्डियक अरेस्ट, दिल का दौरा हुआ और वे बेहोश हो गए और गिर पड़े। लगभग 6:30 बजे गंभीर हालत में इन्हें बेथानी अस्पताल में ICU में ले जाया गया और 2 घंटे बाद इनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी गई। जहां नेता छुट्टी पर घूमने जाने के लिए बेकरार रहते हैं, वहीं क्या आप जानते हैं कि अब्दुल कलाम ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में सिर्फ 2 छुट्टियां ली थी। एक बार जब उनके पिता की मौत हुई थी और दूसरी बार जब उनकी मां की मौत हुई थी। देश के 11वें राष्ट्रपति कलाम ने कभी किसी को उपहार नहीं रखा। एक बार किसी ने उन्हें 2 पेन तोहफे में दिए थे, जिन्हें उन्होंने राष्ट्रपति पद से विदा लेते वक्त खुशी से लौटा दिया था। उनका कहना था कि उनके पिता ने सिखाया है कि कोई उपहार कबूल मत करना। ये थे भारत के पूर्व राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक और भारत रत्न APJ अब्दुल कलाम का लाइफ स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चलिए चलते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्द। जय हिंद, जय भारत।